आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, देखिए हमारा मेन जो टॉपिक है वो है आपका मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। इस मेन टॉपिक का दो हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया है। पहला था मॉलिक्यूलर मास और दूसरा था फॉर्मूला यूनिट मास, है ना। इन दोनों के बारे में, फॉर्मूला यूनिट मास दूसरा था ना, या फिर फॉर्मूला मास यूनिट, क्या नाम है, फॉर्मूला यूनिट मास, हम लोग बात कर चुके हैं दोनों के बारे में। और तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो इस चैप्टर में ना बहुत दो, हालांकि है थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा, लेकिन दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था। पहला टॉपिक था आपका राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, वो हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद फिर हमारा इसका, हालांकि वो तो मजेदार वाला चीज था, मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वाला चीज है। इस चैप्टर में हालांकि बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन ये दो चीज जो है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला और मोल कॉन्सेप्ट, इन्हीं दो चीजों के बदौलत ये चैप्टर टिका हुआ है, यानी कि इंटरेस्टिंग है। बाकी सब चीज तो थ्योरी वाला पार्ट है, जो कि हमने स्क्रीन पे भी पढ़ा है ना। तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, जिस प्रकार से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखे हैं, वो तो आप लोग जान चुके हैं अब। लेकिन इस टॉपिक का सबसे न्यूमेरिकल वाला और सबसे जटिल माना जाने वाला टॉपिक जो है हमारा है, वो मोल कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होगा। और इस चीज को यदि आप समझ जाते हैं तो क्लास 11th में भी यही चीज पढ़ना है। यदि आप केमिस्ट्री लेंगे तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि बेस क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से इस चीज को सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए मोल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले बात कर लेते हैं, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मोल जो वर्ड है ना, वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1896 में। ये आपके बुक में है, ये आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन है तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मोल जो आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, MOLE, मोल, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया मतलब सामने लाया गया 1896 में। किसके द्वारा? विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा लाया गया। उसके बाद ये जो मोल है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है मोल्स, MOLES, मोल्स। मोल्स क्या है? एक लैटिन वर्ड है, उसी से आपका निकला ये मोल। और मोल्स का मतलब लैटिन में होता है हीप और पाइल। हीप और पाइल का मतलब होता है ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप, जैसे मॉलिक्यूल। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे हाथ में इतना बालू है तो वो भी हीप है ना। यदि मान लीजिए आपके पास इतना रोटी है तो वो भी आपका हीप है, यानी कि पाइल है। तो यहाँ पे हमने दो बात इंपॉर्टेंट आपको बताई कि मोल जो है वर्ड सबसे पहली बार इस्तेमाल में लाया गया 1896 में, वो भी विल्हेम के द्वारा, विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड के द्वारा। ठीक है, और ये जो मोल आप वर्ड देख रहे हैं, ये एक लैटिन वर्ड है, MOLES से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है हीप या फिर पाइल, यानी कि ग्रुप। कोई डाउट इसमें? चलिए, ये बेसिक सी बातें थी जो कि हमको बताना था, और ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत हम लोग जो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको हम लोग समझने वाले हैं कि मोल होता क्या है। आपने जान तो लिया कि मोल एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, मोल्स से, है ना। लेकिन अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। कॉपी पेन जो कुछ भी आपके हाथ में है, चुपचाप एकदम रख दीजिए, आराम से इसको समझिएगा। यदि ये चीज आप समझ गए तो फिर केमिस्ट्री के बहुत बड़े चीज को आप समझ रहे होंगे, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल्स भी बनाना सीख रहे होंगे। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर कीजिएगा, टोटल का टोटल। ठीक है, हर एक चीजों को समझते हुए चलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोल, अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सबस्टेंस। अ मोल पे हमने जोर दिया थोड़ा सा, अ मोल, अ मोल का मतलब हो गया एक मोल। फिर से समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस ऑफ अ सबस्टेंस इज नोन एज अ मोल ऑफ दैट सबस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सबस्टेंस का यदि इतना एटम है
या फिर इतना मॉलिक्यूल है या फिर इतना आयन है, यदि वो ग्रुप में है तो उसी को हम लोग कहेंगे उस सबस्टांस का एक मोल। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि ये मेरे पास वाटर बोतल है, ठीक है, तो ये क्या है, एक सबस्टांस है। वाटर बोतल है तो ये हमारा एक सबस्टांस है, और ये सबस्टांस है तो यदि इस सबस्टांस के 6.022 इंटू 10⁻23 ग्रुप यदि हम लोग ले लेते हैं, चाहे एटम का, चाहे मॉलिक्यूल का, चाहे आयंस का, तो वो क्या कहलाएगा, इस बॉटल का यानी कि सबस्टांस का एक मोल कहलाएगा। मतलब समझ में आ रही है? फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। और बातों को ना यहां से सुनिए और यहां पे देख के कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बेसिकली एक मोल क्या है, एक मोल यदि हम कहें कि क्या है, तो वो जो है ना एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का 6.022 इंटू 10⁻23 ग्रुप है, बस यही कहलाता है एक मोल। जैसे इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, 1 kg कहेंगे। उसी प्रकार 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, एक मॉलिक्यूल कहेंगे। सिंपल सी बात, इसके अलावा माइंड में कुछ भी अभी नहीं लाना है जब तक हम ना बोले, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेसिकली एक मोल क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का ग्रुप है। सिंपल सी बात। जैसे इस प्रकार से 1 kg बराबर 1000 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम को आपस में आप ग्रुप कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो आपका बनेगा 1 kg। उसी प्रकार से ये भी है। कोई समस्या है इसमें? हाँ बिल्कुल, ये हाँ, ये जो है ना 6.022 इंटू 10⁻24 ये मात्र एक मोल का वैल्यू है, इसीलिए लिखा गया अ मोल, मतलब कि एक मोल का वैल्यू है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक ही मोल होगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि मान के क्या ये हकीकत भी है कि ये जो वैल्यू है ये केवल एक मोल का वैल्यू है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। वही बात है जो कि हमने आपको कहा कि जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होता है, उसी प्रकार से एक मोल में कितना नंबर होगा, इतना नंबर होगा। आपके समझ के लिए हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि हालांकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं यदि वो चीज समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि चलते फिरते कोई पूछ दे कि एक मोल कितना होता है तो आप ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन कोई बोल दे कि ये क्या है तो कुछ यदि याद ना आए ना तो आप बोल दीजिएगा कि सिंपली एक ये नंबर है, बस। तो ये जो है ना ये चीज आपका जस्ट अ नंबर, ये बस एक नंबर है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। यदि याद नहीं रहे तब, यदि याद ना रहे तो बोल दीजिएगा कि इट इज जस्ट अ नंबर, बस बात खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये सब चीज याद रहता है जो कि हम लोग आज सीखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, और ये बेसिकली क्या है, ग्रुप है किसका, या तो वो एटम का ग्रुप हो सकता है या फिर वो मॉलिक्यूल्स का हो सकता है या फिर आयंस का हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना 1 मोल बराबर इतना, इसको समझने के लिए आप बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें होता है 1 kg बराबर इतना ग्राम, उसी प्रकार से 1 मोल बराबर इतना नंबर, सिंपल। आगे बढ़े, नहीं ये 23 प्लस में है, ऊपर में। आगे बढ़ते हैं, यहां तक में कोई समस्या नहीं ना, तो हर एक चीजों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे यदि हम कहें कि 1 मोल ऑफ एटम, एक बात और आपको बता देते हैं, जैसे ही आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो 1 मोल तो आपको तुरंत दिमाग में ला लेना है ये नंबर,
क्योंकि 1 मोल का वैल्यू कितना, इतना। जैसे 1 kg का मतलब क्या, इतना, इतना ग्राम। जैसे आपसे कोई कहता है कि बेटा 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो आपके माइंड में फटाक से आ जाता है 1000 ग्राम। उसी प्रकार से जैसे आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो 1 मोल, आपके माइंड में फटाक से ये वाला नंबर दौड़ जाना चाहिए, सिंपल सी बात। तो यदि हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एटम, चाहे यहां पे एटम बोले, रोटी, सब्जी, पकौड़ा, कुछ भी बोले, उसमें इतना ही नंबर होगा, बात खत्म। अब एग्जांपल लेंगे हम लोग। जैसे यदि हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एटम, इसका मतलब ये हो गया कि इतना एटम, ठीक है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें भी इतना ही मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, उतना ही ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑफ ब्रेड, एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। किसी भी चीज का नाम लेके यदि 1 मोल कह दे तो फिर आपको यही वाला नंबर माइंड में लाना है। इसलिए हमने कहा कि इट इज जस्ट अ नंबर। और यदि थोड़ा सा और बताना हो तो आप ये कह दीजिएगा कि ये ग्रुप है, बस सिंपली, एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का या फिर आयन्स का या फिर पार्टिकल्स का, सिंपल, ठीक है। उसी प्रकार से 1 मोल ऑफ शुगर यदि कह दे तो इतना शुगर। 1 मोल ऑफ साइकिल का कोई कह दे तो इतना साइकिल। 1 मोल ऑफ रोटी कोई कह दे इतना रोटी। 1 मोल ऑफ बॉटल कह दे इतना बॉटल, सिंपल सी बात। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो 1 मोल, तो कुछ नहीं समझना है, केवल ये नंबर समझना है। बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई समस्या नहीं ना? चलो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं और ये नंबर हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि बोलते बोलते आपको याद हो जाए, और इसका बहुत आगे इंपॉर्टेंस है, सॉरी यूज है न्यूमेरिकल्स में। तो एक बार फिर से बता रहे हैं कि मोल जो है ना, क्या है? मोल ग्रुप है बेसिकली, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का या फिर पार्टिकल्स का, किसी भी चीजों का वो ग्रुप है। तो एक मोल जो हमारा इतना होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना जो है ना, ये एक ग्रुप है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, ये क्या है? बेसिकली एक ग्रुप है, बहुत सारे चीजों का यहाँ पे जमावड़ा है, ग्रुप है। अब वो ग्रुप किस किस चीज का हो सकता है? चाहे एटम का हो सकता है, चाहे मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, चाहे आयंस का हो सकता है, चाहे पार्टिकल्स का हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ये नंबर क्या है? एक ग्रुप है बस। और यदि 1 मोल कहा दे कितना होता है तो इतना होता है, सिंपल सी बात। इसको हमने कहा कि 1 मोल बराबर इतना कैसे याद रखना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे 1 kg में इतना ग्राम होता है, उसी प्रकार से 1 मोल में इतना नंबर होता है, बात खत्म। और इस वाले कुछ एग्जांपल में हमने आपको ये समझाया कि 1 मोल किसी भी चीज के साथ जोड़ के बोल देना तो आपको दिमाग में केवल यही नंबर लाना है, बस बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। दिस नंबर, कौन सा नंबर? यही वाला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज कॉल्ड द एवोगाद्रो नंबर और एवोगाद्रो कांस्टेंट। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाद्रो नंबर या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट। अच्छा चलो, ये तो नंबर है, समझ में आता है, इसलिए नाम इसका पड़ गया एवोगाद्रो नंबर। लेकिन एवोगाद्रो कांस्टेंट क्यों कहा गया है मालूम है? नहीं, इसको कांस्टेंट इसलिए कहा गया ना क्योंकि ये फिक्स है, किसी के भी साथ बोलो ना तो इतना ही बोलना पड़ेगा। जैसे एटम्स था, मॉलिक्यूल्स था, ऑक्सीजन एटम था, ब्रेड था, शुगर था, साइकिल था, कुछ भी था, तो हर बार आपने ये नंबर बोला ना, यानी कि ये नंबर क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। 1 मोल का वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है एवोगाद्रो कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये जो एवोगाद्रो है ना, ये एक हमारे साइंटिस्ट थे, इसका नाम पूरा क्या था? इनका पूरा नाम MDO एवोगाद्रो कुछ ऐसा करके था, ठीक है। आपके बुक में लिखा होगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए खैर, यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं मुद्दे पे। आगे, दिस नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, और नीचे में छोटा सा ओ, इसको हम लोग कहते हैं एन नॉट। छोटा को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको एन नॉट। लेकिन आगे क्लास में आप जाएंगे तो किसी किसी बुक में इसी चीज को ऐसे लिखा होगा, देख लीजिए, इस प्रकार से लिखा होगा, एन और छोटा सा ए, ठीक है। खैर एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो गलत नहीं होगा,
ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि ये नंबर हमारा क्या कहलाता है, एवोगाद्रो नंबर या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये फिक्स है, हर किसी के साथ सेम है इसीलिए। और इसका नाम एवोगाद्रो क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट थे एमडीओ एवोगाद्रो नाम करके, उनके द्वारा ही ये दिया गया। आगे उसके बाद फिर इसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन नॉट से, ठीक है। मान लीजिए आपको बार बार ये नंबर लिखने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बार बार लिखने के लिए, आप ये लिख दो, पेन भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, है ना, मेहनत भी बचेगा। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट हम लोग इससे करते हैं। यहां तक में कोई समस्या नहीं ना, क्योंकि यदि ये चीज समझ में आ रहा है तो अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम समझाने से पहले एक चीज हम आपको ना क्लियर करवा देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे उसमें बहुत काम आने वाला है वो चीज, ठीक है। तो वो चीज हम पहले एक बार आपको क्लियर करवा दे रहे हैं, वो क्या है। चलो सुनो जरा ध्यान से, आपको लिखना है। लिखना क्या है, बेसिकली हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 1 से 30 तक हमने कहा था, 1 से 30 तक नहीं भी हो सके तो कम से कम 1 से 20 तक एटॉमिक मास आपको याद करने के लिए हमने कहा था, है ना। चलो खैर एक बार लिख लो, हम एक बार बता दे रहे हैं। कॉलम बनाइए, यहाँ पे नंबर नेम ऑफ एलिमेंट लिखिए। ये चीज सुनो एक बार पहले सुन लो ध्यान से, कहां पे करना है। इसको पूरा लिखने के बाद यहां तक लिख लो पहले, लिखने के बाद 2 कॉलम बनाओ, नेम ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इस प्रकार से बना लो। और इधर नाम एलिमेंट का लिखना और एलिमेंट का जो मास बोलेंगे वो यहाँ पे लिखना। बस 20 लिखवा रहे हैं, क्लास 10 तक के लिए काफी है, लेकिन यदि आपसे हो सके तो 30 तक याद कर लो, अच्छी बात है। हो गया, चलिए लिखिए। एलिमेंट में लिखिए पहले हाइड्रोजन। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको लिखिए, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद, इसको आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे आप पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको यहां तक लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फिर ये टेबल बनाइए, उसके बाद लिखिए जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। लिखिए हाइड्रोजन, नेम ऑफ एलिमेंट में आएगा हमारा हाइड्रोजन, जो एलिमेंट का नाम बोलेंगे, और उसका एटॉमिक मास आएगा इधर जो हम लोग अभी बात करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखिए 1, हीलियम एटम का सॉरी एलिमेंट का नाम बोलेंगे तो इस वाले में आएगा, मास बोलेंगे तो उस वाले में आएगा। हीलियम का मास लिखिए 4, लिथियम का मास लिखिए 7, फटाफट लिखते चलिए, बहुत कुछ पढ़ना है आज। बेरिलियम, लिथियम का मास एटॉमिक मास 7। उसके बाद बेरिलियम का मास लिखिए 9। बोरोन का मास लिखिए 11, बोरोन का मास लिखिए 11। कार्बन का मास लिखिए 12। नाइट्रोजन का मास लिखिए 14। ऑक्सीजन का मास लिखिए 16। फ्लोरीन का मास लिखिए 19। नियोन NEON, नियोन का मास लिखिए 20। नियोन के बाद सोडियम का मास लिखिए 23। सोडियम का मास 23 एटॉमिक मास बेसिकली। मैग्नीशियम का मास लिखिए 24। एल्यूमिनियम का मास लिखिए 27। इसको याद करना है, ठीक है। आगे एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का मास लिखिए 28। सिलिकॉन का मास लिखिए 28। फॉस्फोरस का मास लिखिए 31।
सल्फर, सल्फर का मास लिखिए 32। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का मास लिखिए 35। 20 लिखवाएंगे। क्लोरीन हो गया। आगे आर्गन, आर्गन ARGON, आर्गन, आर्गन का लिखिए मास 40। उसके बाद पोटासियम, पोटासियम का मास लिखिए 39। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का मास लिखिए इसका भी 40। आर्गन और कैल्शियम का मास जो है वो 40 होता है। हो गया 20। चलिए एक बार मिला लीजिए शुरू से। एलिमेंट का नाम बोलेंगे केवल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। हो गया। अब एक बार मास भी मिला लो फटाक से। 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35 40 39 40। ठीक है। चलिए इसलिए बोले दोबारा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं पे गलती होगा तो फिर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको अभी फटाफट ये मिलता भी चलेगा और ये आगे क्लास 10 तक आपको काम दे देगा। कम से कम 20 तक याद कर लो, 30 तक ना भी हो सके तो जो हमने लिखवाया है वो याद कर लीजिए। अच्छा एक बात कोई बता सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सोडियम का, चलो एग्जांपल के तौर पे मान लो सोडियम लिए हैं, सोडियम का एटॉमिक मास लिखवाया है हमने 23। तो ये जो सोडियम का एटॉमिक मास है 23, ये हमको क्या बताता है, कोई बता सकता है? सोडियम में 23 एटम्स नहीं, सोडियम का मास जो 23 है, एटॉमिक मास जो 23 है, ये हमको ये बताता है कि सोडियम के एक एटम का, सोडियम के एक एटम का मास कितना है? 23 U। बात समझ में आया? मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल और मान लीजिए जैसे हमने लिखवाया है आपका कैल्शियम का 40 है ना, इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम के एक एटम का मास कितना है? 40 है। 40 U, ग्राम भी आएगा, वो भी आएगा। अभी फिलहाल 40 U, क्योंकि ग्राम वाला भी नहीं आया हम लोग, अब आएंगे, लेकिन 40 U। तो कैल्शियम के एक एटम का 40 U मास है, एक एटम का। ठीक है। तो एटॉमिक मास में जो भी आपने लिखा है वो सारा का सारा एक एटम का मास है, एक एटम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से। अब इसके बाद अभी लिखना नहीं है, अब मेरे बात को सुनिए ध्यान से पहले। अब होता क्या है देखिए, अब आपके सामने मोलर मास एक नया टर्म आता है, एक नया टर्म है आपके पास, मोलर मास। ठीक है। चलिए आप चाहें तो आप यहां पे लिख सकते हैं, एक नया टर्म है आपका मोलर मास। मोलर मास क्या होता है इसका डेफिनेशन ना आप थोड़ी देर बाद खुद दे दीजिएगा, हमको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें अभी आपको समझाएंगे और आप वो समझ लीजिए पहले। ठीक है। देखिए मोलर मास में हमारा दो चीज आता है, मोलर मास में हमारा दो चीज आता है। पहला आता है आपका ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा आता है ग्राम मोलिक्यूलर मास। ठीक है। इसमें आपका दो चीज आता है, पहला आता है आपका इसमें ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा आता है आपका इसमें ग्राम मोलिक्यूलर मास। क्या है ये दोनों? अभी तुरंत हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास आपने पढ़ा है, एटॉमिक मास और मोलिक्यूलर मास आपने पढ़ लिया है ना। मोलिक्यूलर मास तो आपने पहले ही वाले यानी कि पिछले वाले क्लास में पढ़ा है ना। चलिए अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मेरे बात को एक बार सुन लीजिएगा ना ध्यान से, इसका डेफिनेशन भी आप खुद लिख दीजिएगा। जैसे ग्राम एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं, जब हम लोग किसी भी एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, उसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी बात, फिर से,
जब हम लोग किसी भी एटम को ग्राम में कन्वर्ट करके लिख देते हैं उसी को कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। आप इसका डेफिनेशन लिखिए, हम बता रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल भी देंगे। डेफिनेशन लिखिए। ग्राम एटॉमिक मास का ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखिए, लिखिए जल्दी बनाइए। ग्राम एटॉमिक मास, आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसे टेबल बना लीजिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। डेफिनेशन पहले लिख लीजिए और एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन ना हम कोई बुक का नहीं देने जा रहे हैं, जो अभी हमने आपको समझाया वही चीज बोलने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, लिखिए ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखिए। When the atomic mass of an element, when the atomic mass of an element is expressed in gram, when the atomic mass of an element is expressed in gram, then it is known as gram atomic mass. Then it is known as gram atomic mass. Then it is known as gram atomic mass. हो गया, हो गया। चलिए अब देखिए इसका एग्जांपल। डेफिनेशन हमने यहां पे नहीं लिखा है, वो हमने आपसे लिखवाया है। एग्जांपल इसका दुनिया भर का है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का, अब ध्यान इधर लिख लिया ना, अब इधर जब बोलेंगे लिखने लिखिएगा, और जब इधर देखने बोलेंगे तो देखिएगा, क्योंकि समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन का यदि हम बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हमारा था हीलियम। हीलियम का कितना? 4, यानी कि ये किस में होता है एटॉमिक मास? U में होता है, ठीक है, आपको मालूम है। उसके बाद हीलियम के बाद हमारा लिथियम। लिथियम था, चलो एक मिनट हम 5-6 को लिख देते हैं। लिथियम के पास बात था बेरिलियम, जो कि हमने अभी तुरंत आपको लिखाया है। बेरिलियम के बाद था बोरोन, यानी कि B। इसका 4 था, इसका 7U था, और इसका 9U था, और इसका 11U था। ये क्या है? इसका एटॉमिक मास है ना। लेकिन यदि आप डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे ना तो लिखा हुआ है कि जब हम लोग एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि किस में एक्सप्रेस कर देते हैं? ग्राम में, वही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है, ये सब है। बस हो गया, यही है ग्राम एटॉमिक मास। बस जी लगाना था, इतना सिंपल है ये चीज। हो गया। तो बस आपको करना क्या है, जो यहाँ पे U है, U को हटा के U को रिप्लेस कर दो, G लगा दो, हो गया ग्राम एटॉमिक मास। तो यदि अब आपसे कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम। लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 7 है। हो गया। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स इसका जरूरत है ना। आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार से हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसका डेफिनेशन लिखो, उसका डेफिनेशन लिखो। When the mass of a molecule, when the mass of a molecule, when the mass of a molecule of an element, of an element, of an element is expressed in gram, is expressed in gram, comma, comma दीजिए, then THEN, then it is known as gram molecular mass, comma के बाद then it is known as gram molecular mass। हो गया। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल हम लोग कल कर चुके हैं बहुत सारा। मोलिक्यूलर मास में, मोलिक्यूलर मास में हमने क्या किया था? बेसिकली कंपाउंड का नाम लिखा था,
है ना, उसका मास आपने निकाला था। जैसे कल कुछ जो आपने किया था उसमें से हम बेहतरीन चुन लेते हैं। जैसे देखिए जैसे आपने वाटर का लिखा था, H2O का कितना लिखा था आपने, 18U लिखा था ना। आप अपने कॉपी को पलट के देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। वाटर का आपने 18U लिखा था। उसके बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड का भी लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का आपने लिखा था 44U। उसी प्रकार से आपने CH4 का लिखा था, CH4 का 16U लिखा था आपने। उसी प्रकार से आपने ZNO का आपने लिखा था 81U। उसी प्रकार से आपने Na2O का आपने लिखा था 62U। याद आ गया? कॉपी को पलट के देखिए, ये चीज आपको मिलेगा जो कि हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में नहीं की। कल टॉपिक कौन सा था, मॉलिक्यूलर मास, उसके अंदर हम लोग ये चीज किए हुए थे। 10 वो किए थे लेकिन 5 काफी है आपको समझाने के लिए। ये हो गया। बस इसमें करना क्या है, ग्राम लगाना है। यू को हटा के ग्राम लगा देना। चलिए लगा दीजिए, सेम ही है। बस फर्क क्या है, देखो इसमें भी आपने ग्राम लगाया, इसमें भी आप ग्राम ही लगाने वाले हैं अभी। चलो पहले लगा ही देते हैं। देखो दोनों में अपने ग्राम अलग कर दिया, लेकिन फर्क क्या है, बस फर्क ना थोड़ा सा है। बस क्या है, ये आपका एटम का मास है ये सब, और ये आपका मॉलिक्यूल का मास है। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो इसमें 1 2 1 2 1 2 दो एलिमेंट है, और दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमारा रिएक्शन हो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। या तो कंपाउंड कहो या तो मॉलिक्यूल कहो, है ना। बोलो, ये एटम है सिंपली, इसलिए तो इसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटम का मास है। और इसका नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि दो एलिमेंट इसमें मिला हुआ है, और दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमारा रिएक्शन बनता है, जो हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल कह दो। मॉलिक्यूल का मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा एटम। जब यहाँ पे हमारा 2 एलिमेंट मिला हुआ है तो क्या 2 अलग अलग प्रकार का एटम नहीं मिला हुआ है क्या? बिल्कुल मिला हुआ है। तो वह चाहे आप इसको कंपाउंड कहो चाहे मॉलिक्यूल कहो, बात सेम है, ठीक है। तो दोनों में बिल्कुल ग्राम हमने लगाया है, लेकिन ये है आपका एटॉमिक मास, एटम का मास, और ये आपका मॉलिक्यूल का मास। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना में कोई समस्या अभी तक नहीं ना? चलिए अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। इतना तक मेरी कोई समस्या नहीं है। हाँ, यहाँ तक तो बिल्कुल हमने करा दिया। एक बात जो आपको हमेशा माइंड में रखना है, सुनिए अब ध्यान से मेरे बात को, सुनिए ध्यान से। पहला बात तो आपको, जब भी आपके सामने 1 मोल का जिक्र हो, कोई भी चीज, 1 मोल ब्रेड, समोसा, पकौड़ा, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कुछ भी 1 मोल का जब बात हो जाए तो आपके दिमाग में केवल और केवल 6.022 इंटू 10⁻23 ही आना चाहिए। पहला ये बात हो गया, इसको आप हाँ 9 इसमें बांध लीजिए, है ना। दूसरा बात, जब भी आपके सामने मॉलिक्यूलर मास का बात हो, मॉलिक्यूलर मास का बात हो तो आप मॉलिक्यूलर नहीं, मोलर मास का, जब भी आपके सामने मोलर मास का बात हो तो आप ये देख लीजिएगा कि वो ग्राम एटॉमिक मास का बात कर रहा है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में तो हमारा दोनों है। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि जब भी आपके सामने वर्ड जिक्र हो मोलर मास, तो आप ये जरूर सामने वाले से पूछिएगा कि ठीक है आप मोलर मास के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मोलर मास के किस टाइप के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ये 2 चीज आपको हमेशा इस माइंड में रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या अब थोड़ा सा यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि आपसे कोई मोलर मास पूछ रहा है तो या तो वो एटॉमिक मास के बारे में पूछ रहा है, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पूछ रहा है, या तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूछ रहा है। यदि आपसे कोई मोलर मास के बारे में पूछ रहा है मतलब इन्हीं दोनों के बारे में पूछ रहा है वो, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये दोनों हमारा इसी के अंदर आता है। अच्छा, क्या अब आप बता सकते हो कि मोलर मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसीलिए आपके बुक में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है
मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा क्यों कहा गया उसमें वैसा, क्योंकि इन्हीं का ये दोनों टाइप है। लेकिन यदि हम लोग क्या मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास कह देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी सही है क्योंकि ये दोनों इसी से निकला हुआ है। बात खत्म, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है, वही सबसे हमारा मेन पार्ट है। चलो अब आप बिल्कुल एक फ्रेश पेज अपना तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये मिटा रहे हैं। चलिए सुनिए ध्यान से। क्लास अभी आप 9th में हैं, तो 9th में आपको 2 ही फॉर्मूला पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट में जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए मात्र 2 फॉर्मूला है, ठीक है। और वो दोनों फॉर्मूला हम आपको पहले लिखवा देना चाहते हैं, ठीक है। लिखिए, दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, और वो 2 ही फॉर्मूला के बदौलत आप जो है क्लास 9th के मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो लिखिए फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आपका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है। आगे सेकंड, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए था। नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि चलो 1 मोल में तो आपको मालूम है इतना होता है, लेकिन यदि 2 मोल आ गया, 3 मोल आ गया, 4 मोल आ गया तो कैसे निकालेंगे, वो आपको इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ मोल यदि आपसे पूछ दे कितना मोल है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो इस फॉर्मूला से बनेगा, बनाएंगे न्यूमेरिकल से बनाएंगे, भी टेंशन मत लो। उसके बाद सेकंड है आपका नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए या फिर आप मॉलिक्यूल्स कह दो, MOLE, या फिर आप आयंस कह दो, या फिर आप पार्टिकल्स कह दो। यदि आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इन चारों में से कोई भी यदि पूछ दे तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला बना हुआ है। वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे, उधर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि उधर जगह कम था। लिखिए, इसका है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर, हमको एवोगाद्रो नंबर लिखने का मन नहीं था, हमको मार्कर बचाने का मन था, तो हम यहाँ पे ये लिख दिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप एवोगाद्रो नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाद्रो नंबर, इतना करने के बाद आपको जो है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल्स ये मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसको लागू कैसे करना है अभी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, मन कर रहा है पूछने का। गिवन मास जो है ना, चलिए आपको ये फॉर्मूला क्यों दिया गया है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। ये आपको निकालना है। गिवन मास क्या है वो आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो फिर ये मोलर मास क्या है, यही पूछना चाह रहे हैं, मोलर मास क्या है बताइए। मोलर मास यदि दिया हुआ है तो इस जगह पे आपको या तो एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है, या फिर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि मोलर मास में हमारा 2 ही चीज आता है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इस मोलर मास के जगह पे हमारा क्या आ सकता है, 2 ही चीज आ सकता है, या तो ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन किस में, ग्राम में, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ सकता है, या फिर सॉरी किस में आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो भी ग्राम में ही आएगा। अभी आपको न्यूमेरिकल्स देंगे ना, हर चीज समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखिए, कैसे बनता है सवाल वो भी हम आपको सिखाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। एक मिनट हम सवाल लिख ले रहे हैं ताकि हमको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी हो जाए। क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। चलो अब देखो ध्यान से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आपने सीखा है वो एक तरफ है और जो अब आप सीखने वाले हैं वो एक तरफ है, ठीक है। तो ये अकेला सबका बराबरी कर ले रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला वाला लगाएंगे, ठीक है। इसमें हमने कहा था गिवन मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, 52 ग्राम दिया हुआ है, बस इतना करो। पहले आगे तो बनाते ही चलेंगे लेकिन पहले इतना कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास है, तो गिवन मास आपको यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? 52 बाई मोलर मास है। अब जरा समझना मेरे बात को ध्यान से, ठीक है। फिर ठोको इसका, बात पकड़ लिया ये मेरा, धीरे धीरे ठोको, मारना नहीं है, जोर से, आराम से, बस हो गया। देखो अब मेरे बात को सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो आपको हमने कहा कि सवाल में ही दिया हुआ रहेगा, उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। नीचे मोलर मास है, मोलर मास आपको हीलियम का लिखना है। तो बताओ हीलियम का, वाह क्या बात है, सही बात है। चलो फिर ठोको इसका, धीरे से, लेकिन हो गया, बस भाई, बस चलो। मतलब कि हीलियम का आपको इसमें मोलर मास लिखना है, और मोलर मास हमेशा दो ही हो सकता है, या तो ग्राम एटॉमिक मास या तो ग्राम मोलिक्यूलर मास। तो बताओ हीलियम यहाँ पे एटम है या मोलिक्यूल है? एटम है। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक मास 4। तो बताओ इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ? 4 ग्राम। बस जी लगा देना है ना, तो मोलर मास के जगह पे लिख दो 4। हालांकि ये 52 ग्राम है तो ये भी हमारा क्या हो गया? 4 ग्राम हो गया। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा समझ रहे हो लगता है ना। चलो 4 और ये 13 बार में। चलो ये हमको बता क्या रहा है, मतलब कितना हो गया? 13 मोल्स। चलो मतलब ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर लिए। चलो ठीक है, हमारा सॉल्व हो गया, नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इतना तो आपको करना ही एग्जाम में आएगा तो। लेकिन अब हमको कोई बता सकता है कि ये 13 मोल जो आया है हीलियम के 50 ग्राम में, 52 ग्राम जो हीलियम यहाँ पे है उसको हमने सॉल्व किया तो 13 मोल आया। तो ये 13 मोल हमको क्या बता रहा है बताओ? बहुत अच्छा, हमको ये बता रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में, सुना मेरा को ध्यान से, न्यूमेरिकल्स को केवल बना लेना बड़ी बात नहीं होती है, उसका जो रिजल्ट आया है वो क्या कह रहा है उसको भी समझना पड़ता है ना। जैसे देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हमारे पास हाथ में 52 ग्राम हीलियम था, ठीक है। उसको हमने सॉल्व किया, 13 मोल्स आ गया। हमको ये बता रहा है कि देखो भाई, एक मोल में जो है ना इतना हीलियम का एटम है, ठीक है। क्योंकि हम हीलियम का बात कर रहे हैं तो हीलियम किससे मिलकर बना होगा? एटम से मिलकर बना होगा। तो एक एटम हीलियम का 1 मोल ऑफ एटम यदि हम कहें, हमने वर्ड इस्तेमाल किया 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, तो कुछ भी बोले लेकिन 1 मोल का शब्द जिक्र हुआ ना, तो आपके दिमाग में कौन सा नंबर आना चाहिए? ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 1 मोल में इतना होता है, तो 13 मोल में कितना होगा? इतना से इतना को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगा वो हमको ये बताएगा कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हीलियम में प्रेजेंट हैं। कितने ग्राम में? 52 ग्राम में। एक बार फिर से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास हाथ में सपोज करो कि 52 ग्राम हीलियम रखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, 13 मोल आ गया आंसर, ठीक है। अब 1 मोल में होता है इतना, 13 मोल है तो 13 इंटू इतना करो, जो वैल्यू आएगा
वो हमको ये बताएगा कि आपके हाथ में 52 ग्राम तो है, लेकिन हीलियम का उसमें कितना छोटा 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 पार्टिकल्स है, कितना होगा, जितना इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ये बता रहा है हमको ये चीज। तो ये जो तरीका है ना, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, इससे हम लोग किसी भी बड़े चीजों का नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुरंत निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि यदि हमारे पास ये बुक है, तो ये बुक कितने नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना होगा। हालांकि इसका मास तो हम निकाल सकते हैं, वेइंग मशीन पे रखेंगे, केजी में आ जाएगा, पता कर लेंगे मास। लेकिन ये कितने नंबर ऑफ एटम से, छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है, इसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो कोई भी चीज कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ आयंस या फिर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसी के लिए हमारा आया ये मोल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई। तो हमारे हाथ में 52 ग्राम हीलियम था, सोल्व हमने किया, 13 मोल आ गया। तो 13 मोल और 1 मोल में इतना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उतना ही नंबर ऑफ छोटे छोटे एटम्स हमारे हाथ में प्रेजेंट होंगे। किसके? हीलियम के। बात खत्म। यही हमको ये बता रहा है। तो हर एक सवाल कुछ ना कुछ कहता है, हर बार हम इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको हमने एक बता दिया, और हर एक बार जो आएगा उसको आप अपने से कोशिश कीजिएगा कि समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा कोई यदि पूछ दे कि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो मालूम है क्यों? बता देंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करने के लिए, या नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस पता करने के लिए? हाँ, मास पता करने के लिए नहीं। मास यदि पता करना हो तो हमारे पास एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, दोनों कॉन्सेप्ट है, उससे हम लोग मास पता कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज में कितना एटम्स है या फिर कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना पार्टिकल्स है, कितना आयंस है, इसको पता करने के लिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि मोल कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो नंबर ऑफ एटम्स को पता करने के लिए, या फिर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस, जो भी बोल लीजिए। हो गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles, calculate the number of moles in 5 gram of calcium, in 5 gram of calcium। अभी हम लोग केवल पहले वाले फॉर्मूले के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाले पे अभी हम लोग नहीं आए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हो गया। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। हम सवाल नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है, सवाल आप लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स, यस, दूसरा वाला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? गिवन मास। गिवन मास आपके पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5 ग्राम। अब आगे नीचे हमारा मोलर मास है, तो मोलर मास किसका लिखेंगे? कैल्शियम का। कैल्शियम का मोलर मास लिखने के लिए पहले तो ये बताओ कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। सुनिए ध्यान से, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक है, उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 40 ग्राम, और उसी को तो कहते हैं मोलर मास। तो 40 ग्राम यहाँ पे लिख दो। कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, और ये कितने बार में? 8 बार में, यानी कि -8 का ऊपर जाएगा ना, ऊपर क्यों भेजेंगे भाई? 1/8 है, 1/8 इसको डिवाइड करो, इसको 0.125 सही किए हो ना? चलो ठीक है, इसमें मेरा मिस्टेक नहीं होगा। 0.125 मोल्स। चलो फिर से, कोई बता सकता है कि यहाँ पे जो आया है 0.125 मोल्स, हमको क्या बता रहा है? बता सकता है कोई? बताइए जल्दी, तो फटाक से बताइए। कौन बताएगा? रोशन बताओ, क्या है ये 0.125 मोल्स का मतलब? कैल्शियम में मतलब 5 ग्राम कैल्शियम में इतना वेरी गुड। मतलब कि मेरे हाथ में यदि 5 ग्राम कैल्शियम है, यदि मेरे हाथ में 5 ग्राम कैल्शियम है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कैल्शियम के? इतने होंगे। और समझ में आ गई? बस यही चीज कहता है ये, है ना। सेकंड सवाल नंबर 3 लिखिए, फटाफट लिखिए। न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करवा रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज यहीं पे समझ में आ जाए। सवाल नंबर 3 लिखिए, सवाल नंबर 3, तीसरा नंबर सवाल में लिखिए,
what is the mass of 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फिर से बोल रहे हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए, अब ये वाला सवाल थोड़ा सा उल्टा लग रहा ना इन दोनों के जैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले ही से बनेगा, ठीक है, पहले से ही बनेगा। हाँ, बस इधर उधर उलटफेर करना है बस। देखिए, तीसरा नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब एक बात बताइए, हम चलो पहले लिख ही देते हैं, एक मिनट, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से ही सवाल में दिया हुआ है, कितना 0.2 मोल, तो इसके जगह पे लिख दो 0.2 मोल। 0.2 मोल्स मत लिखो, हो गया 0.2। आगे गिवन मास, क्या गिवन मास दिया हुआ है क्या, वही तो निकालना है ना, वही तो निकालना है। अच्छा, गिवन मास हमने आपको क्या कहा था कि बार बार ये सवाल में ही दिया हुआ रहेगा, क्या इस बार दिया हुआ है नहीं, मतलब यही निकालना है आपको, है ना। तो गिवन मास आपको निकालना है, गिवन मास आपको निकालना है बाय मोलर मास। मोलर मास तो निकाल सकते हैं हम लोग। किसका बात हुआ था, ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम का बात हुआ था। अच्छा, एक बात और सुनिए ध्यान से, अब आ गया है तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, इस बात को कहीं ना नोट कीजिएगा, ठीक है, कहीं पे नोट कर लीजिए इस बात को। क्या, देखो यहां पे ध्यान से, कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे यदि केवल ऑक्सीजन एटम का बात होगा, यदि केवल ऑक्सीजन एटम का बात होगा, ऑक्सीजन एटम का बात होगा, तो सिंपली आप O लिखेंगे, बस सिंपली O लिखेंगे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन गैस का बात हो जाए, वहां पे आप O2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे ना थोड़ा बहुत फर्क है। फर्क क्या है, जब केवल ऑक्सीजन एटम या फिर सिंपली ऑक्सीजन का बात हो, तो वो बता रहा है कि यहां पे ना ऑक्सीजन का मात्र एक ही एटम है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के गैस का बात करेगा, ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब ये होगा कि यहां पे ऑक्सीजन का 2 एटम है। उसी प्रकार से इसको आप लिखिए पहले, हो गया। उसी प्रकार से ये पहला बात हो गया हमारा। दूसरा बात, यदि केवल नाइट्रोजन एटम बोले तो सिंपली N लिखना है। आप लिखते चलिए इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन केवल, या फिर यहां पे तो जगह ही नहीं है, यहां पे मिटा दे क्या, इधर का तो हो गया होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कुछ यहां पे थोड़ा ही सा लिखना है, बस देखिए ध्यान से। तो जिस प्रकार से वो ऑक्सीजन वाला केस है, उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी है। यदि बात हो केवल, पहला नंबर हो गया, दूसरा ये नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन एटम का बात करें तो सिंपली आपको N लिखना है। लेकिन यदि नाइट्रोजन गैस बोल दे, क्योंकि ये गैस ही है, तो N2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, हाइड्रोजन यदि केवल बोले, केवल हाइड्रोजन एटम बोले या फिर हाइड्रोजन सिंपली बोले, तो आपको केवल H लिखना है। और लेकिन यदि हाइड्रोजन गैस बोल दे तो H2 लिखना है। अच्छा, कोई अब हमको एक बात बता सकता है क्या, आप में से कोई भी जिसको भी आता हो वो हमको बताए। देखिए ध्यान से, यहां पे सिंपली ऑक्सीजन एटम था, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक है, ऊपर वाला का बात कर रहे हैं, एक है। तो ऑक्सीजन का यहां पे मात्र एक एटम है, तो उसका मास कितना हुआ, 16U। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो 16 ग्राम। उसी प्रकार से
यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितना हो गया, 2 को हो गया, तो इसका मास कितना होगा 32 ग्राम, यानी कि 32 U, और उसको ग्राम एटॉमिक मास में लिखे। अच्छा हाँ, अब बताना मेरे बात को ध्यान से। ऑक्सीजन गैस है O2, तो आपने बोल दिया कि सर इसका मास जो है वो 32 ग्राम होगा, यानी कि 32 ग्राम होगा, लेकिन 32 ग्राम यहाँ पे एटॉमिक मास है, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास है या फिर ग्राम मोलिकुलर मास है? नहीं, मोलिकुलर है। मालूम है क्यों? मेरे बात को सुनिए ध्यान से। यहां पे ऑक्सीजन का मात्र एक एटम है, तो इसका मास होता है 16 U, और यदि हम लोग इसको ग्राम एटॉमिक मास में लिखें तो 16 ग्राम लिखेंगे। यहां पे हम लोग ग्राम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एटम का बात हो रहा है, एक ही एटम है, लेकिन हमने इसको ग्राम मोलिकुलर मास क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है, और 2 या 2 से ज्यादा एटम के ग्रुप को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ही तो कहते हैं ना। तो ये वाला होता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास में जोड़ा जाता है, और ये वाला हमारा ग्राम मोलिकुलर मास में। उसी प्रकार से ये वाला हमारा जोड़ा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास में, ये वाला ग्राम मोलिकुलर मास में। उसी प्रकार से ये वाला जोड़ा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास में, और ये वाला जोड़ा जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास में, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है। ये बात आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, जहां पे कि आपका बार बार ध्यान जाता रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना सवाल आपको करवाया? तीसरे में थे ना? हाँ चलो ठीक है, तीसरे में थे। चलो इसको कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे 0.2 मोल था आपके पास, गिवन मास आपको निकालना था, और यहाँ पे मोलर मास लिखना है। तो किस एटम का बात हुआ है? ऑक्सीजन एटम बोला है, यानी कि 16 ग्राम, केवल एटम बोला, गैस बोलता तो 32 होता। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 16 ग्राम। क्या अब हमको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, करो। यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे, 0.2 इंटू 16 बराबर गिवन मास। निकालिए इसको। 16 में 3.2 ग्राम लिख दीजिए, 3.2 ग्राम। देखिए कितना सिंपल तो है। 16 में आपको ऐसे कर दो, या फिर आप करना चाहो तो ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। देखो 6 2 जा 12, और ये तो 0 हो जाएगा, 2 3 0, और यहाँ पे पॉइंट था यहाँ पे। क्या इस 0 का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, तो 3.2 ग्राम इसका आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर 4 लिखिए जल्दी। इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, वही आ जाएगा उसका मास। अभी और है, लिखते चलिए। हर एक प्रकार का सवाल हम टच करवा दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सवाल नंबर 4, व्हाट इज द मास ऑफ, सवाल नंबर 4 लिखिए जल्दी। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल of water molecules, what is the mass of 0.5 mole of water molecules? ठीक है, चलिए बस शॉर्ट में बना देते हैं। देखिए ध्यान से, पहले तो बताइए कि नंबर ऑफ मोल दे दिया गया आपको, कितना दे दिया गया है? 0.5 दे दिया गया। ऊपर में क्या होता है? गिवन मास। नीचे में मोलर मास होता है। तो मोलर मास यहाँ पे किसका? वाटर मॉलिक्यूल का ना, और वाटर का क्या होता है? H2O। पहले तो इसका मास निकालो, मास निकालने के बाद उसको फिर ग्राम मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करो। चलो कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इस चीज को तो हमने आपको बताया भी है, कर लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ठीक है, आप देख के बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना? 1 प्लस एलिमेंट चेंज हो गया। ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पे? एक है इंटू एक एटम का मास कितना? 16, यानी कि 2 और 16 18 U। लेकिन जब हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 18 ग्राम। तो ये जो 18 ग्राम है, आपको बता दो, ये 18 ग्राम हमारा ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मोलिकुलर मास है? मोलिकुलर मास है, क्योंकि ये हमारा वाटर है और यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट शामिल है, इसीलिए हमारा ये मोलिक्यूल कहलाएगा। तो जब ग्राम में बदल देंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए
18 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यानी कि 0.5 इंटू 18 बराबर गिवन मास। कितना आपने बोला? दिल तो नहीं मान रहा है, करके देख लेते हैं। 8 5 जा 40 का 0, फिर ये तो 0 हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 5 1 0 9, सॉरी यहाँ पे तो 0 होगा ना, 0 और यहाँ पे था यानी कि यहाँ पे, यानी कि 9.0 ग्राम लिख दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, हो गया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, व्हाट इज द मास। अच्छा ये वाला सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको बनाना है, पहले लिख लो। व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट के बगल में ब्रैकेट देख के लिख लीजिए Na2SO4, सॉरी Na2SO3, Na2SO3। एक मिनट, मिस्टेक, सॉरी, सोडियम सल्फेट नहीं, सोडियम सल्फाइट, वही तो हम सोचे, यदि सल्फेट होता तो Na4 होता, सल्फाइट, हाँ सोडियम सल्फाइट, SULPHITE, सॉरी गलती हो गया, हमने देखा नहीं था, सोडियम सल्फाइट। सवाल क्या है एक बार फिर से बता दो। व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट, SULPHITE, और ब्रैकेट में Na2SO3 लिख दीजिएगा। चलो बना ही देते हैं, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा ये। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इधर, हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या आपके पास नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, बराबर गिवन मास होता है ऊपर में फॉर्मूला के अनुसार, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास हमको किसका निकालना पड़ेगा? सोडियम सल्फाइट का, है ना। फॉर्मूला क्या हमने लिखवाया? Na2SO3, ये इसका सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है। तो पहले आपके साथ क्या करेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे, मोलिकुलर मास निकाल के उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास बन जाएगा, है ना। चलो कैसे निकालेंगे पता कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सोडियम का कितना एटम? 2 एटम, तो 2 इंटू सोडियम के एक एटम का मास कितना हमने लिखवाया अभी तुरंत, जल्दी देख के बताइए। 23। उसके बाद फिर एलिमेंट चेंज हो गया, प्लस ये है हमारा क्या मालूम है? सल्फर, सल्फर का सिंबल S होता है। तो यहाँ पे सल्फर का कितना एटम है? एक है 1 इंटू सल्फर के एक एटम का मास कितना? 32। देख के बोलिएगा, सही से याद नहीं है तो। एलिमेंट चेंज फिर से हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है? 3 है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। अब सॉल्व करो, कितना? 23 इंटू 2 46 प्लस 32 प्लस 48। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 50 80 तो यहीं पे हो गया, 80 90 100 126 126, हाँ 126, तो 126 आ गया इसका। अच्छा हाँ, ये जो 126 आया है अभी, ये क्या है? मोलिकुलर मास है, किसका? इसका। लेकिन इसको आप यहाँ पे G लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 126। अब आपको करना क्या है? 10 इंटू 126 बराबर गिवन मास, हो गया। और आपका मालूम है इसका कितना आएगा? 1260 ग्राम, हो गया। ये इसका वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? चलिए, ये सवाल नंबर कितना था? 5 ना। चलिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 लिखते चलिए, अभी कोई ठिकाना नहीं है, सुबह भी हो सकता है। सवाल नंबर भूख लग गया क्या? चलो करो सब क्लास। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 ना, लिखो कन्वर्ट इनटू मोल, लिखो कन्वर्ट इनटू मोल।
कन्वर्ट इनटू मोल, हो गया, कन्वर्ट इनटू मोल आपने लिख दिया। उसमें लिखिए पहला नंबर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। दूसरा नंबर 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर। तीसरा नंबर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो आपको यहां पे दिया हुआ है ना, सुनिए ध्यान से मेरी बात को पहले, ये भी यहां पे जो हमने पहला दूसरा तीसरा लिखाया आपको, इन सबको मोल में कन्वर्ट करना है। एक एक हम आपको करके बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला वाला बड़ा आसान है, दूसरा वाला वाटर है तो वाटर का क्या लिखेंगे H2O। उसके बाद तीसरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या लिखेंगे CO2। हम लास्ट वाला बता दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। चलो पहले तो हमको ये बता दो कि इसमें किस में बदलना है, इसको मोल में बदलना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला का बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास। गिवन मास आपको दिया हुआ है, गिवन मास आपको हमने बार बार कहा है कि गिवन मास हर बार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जो ग्राम में दिया है ना क्वेश्चन में, वो बेसिकली वो गिवन मास दिया हुआ है ना। तो 12 बराबर मोलर मास। तो मोलर मास किसका लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। हम लोग बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का हम बात कर रहे हैं, तीसरा वाला बता दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जटिल लग रहा है ना, हो सकता है आपसे दिक्कत हो जाए। सॉरी 22 है ना, तीसरा वाला बता रहे हैं। तो गिवन कितना है, 22 ग्राम है, 22 बताए थे ना, हाँ 22 है। चलो तो मोलर मास हमको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है क्योंकि हम तीसरा वाला बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, होता है ना। तो इसका तो पहले मोलिक्यूलर मास निकालो, उसके बाद उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो और वही हो जाएगा उसका ग्राम मोलिक्यूलर मास, यानी कि मोलर मास यहाँ पे लिख देंगे, है ना। चलो यहाँ पे कार्बन का कितना एटम है, 1 एटम है, और कार्बन का एक एटम का मास कितना, 12 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। सॉल्व करो, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए 44 हो गया, ये तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है भाई। 1/2 यानी कि 1/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0.5 मोल्स, हो गया, कोई डाउट इसमें। तो 3 हमने सवाल दिया था आपको कन्वर्ट इनटू मोल के, कन्वर्ट इनटू मोल, उसमें पहला दूसरा तीसरा था, जिसमें से कि हमने आपको तीसरा वाला बता दिया है, पहला दूसरा आप बनाएंगे, है ना। इसी प्रकार से उसको मोल में कन्वर्ट कर देना है। सवाल नंबर 6 हो गया। 7 लिखिए। ये जो हमने टोटल 6 सवाल आपको बताए हैं, ये पहले वाले फॉर्मूले पे बताए हमने, है ना। नहीं इस पे 2 बताएंगे, इस पे कम बनता है, इस पे 2 बताएंगे, लिख लो। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्लियर, 6 हमने करवा दिया तो पूरा कंफ्यूजन दूर। देखो इसमें हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि नंबर ऑफ मोल एक चीज, गिवन मास 2 चीज, मोलर मास 3 चीज इसमें आपको है, और 3 चीज में से कोई 2 चीज यदि रहा है प्रेजेंट तो तीसरा निकल जाएगा। मान लीजिए सपोज यदि नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है सवाल में, गिवन मास दिया हुआ है तो मोलर मास निकल जाएगा, या फिर मान लीजिए मोलर मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो गिवन मास निकल जाएगा। तो 3 चीज है, 3 चीज में से कोई भी 2 चीज यदि दिया हुआ रहे सवाल में तो तीसरा निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी देख लो, ये वाला भी नंबर ऑफ एटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, आयन्स बोलो, पार्टिकल्स बोलो, बात सेम है। एक ये पहला चीज हो गया पूरा, दूसरा गिवन मास, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसमें 4 चीज है, तो 4 चीज में से कोई भी 3 चीज यदि दिया हुआ है तो चौथा निकल जाएगा। इसमें 3 चीज था, 3 चीज में से कितना दिया हुआ रहना चाहिए, 2 चीज, और इसमें 4 चीज है, तो 4 चीज में से कोई भी यदि 3 चीज दिया हुआ रहे चौथा निकल जाएगा। 1 2 3 और ये एवोगाड्रो कांस्टेंट, 4 चीज, और ये तो आपको मालूम ही रहेगा 6.022 × 10⁻23। सवाल लिखिए, सवाल नंबर 7 लिखिए तो फटाक से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, सल्फर के बाद ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा, देखिए S8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, ब्रैकेट में ये लिखिए
हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फर सॉरी सोडियम नहीं, सॉलिड सल्फर। प्रेजेंट इन, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने कहा था प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, सॉलिड सल्फर। सवाल हो गया, बनाया जाए। चलिए देखा जाए ध्यान से। सवाल फॉर्मूला नंबर 2 पे हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यहीं पे बना दे रहे हैं। ठीक है, चलो आपसे सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सुनो सॉरी मॉलिक्यूल्स है, सॉरी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स पूछे, एटम्स पूछे, आयंस पूछे, पार्टिकल्स पूछे, सवाल इसी फॉर्मूला से बनेगा। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। चलो कैसे यूज करना है इसको आप देखिए ध्यान से। दिया हुआ क्या है पहले ये देख लो, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि ये वाला आपको तो पहले लिखना ही पड़ेगा। तो यहां पे आप लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिए मेरे बात को ध्यान से, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज फाइंड करना है केवल वो लिख दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि फाइंड करना होता है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। हालांकि समझाने के लिए हमने ये चारों टर्म लिखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केवल लिख दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। क्या गिवन मास आपको दिया हुआ है, कितना है, 16 ग्राम, 16 बराबर सॉरी बाई मोलर मास। मोलर मास यहां पे किसका निकालेंगे, कौन बताएगा, सल्फर का निकालेंगे, और वो भी S8 का निकालेंगे, क्योंकि हमने ब्रैकेट में क्या लिखवाया था सल्फर के बगल में, S8। देखिए ऐसा कुछ लिखवाया था हमने। तो यहां पे सल्फर का कितना एटम है भाई, 8 एटम है, इनटू सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 25, 8 दूना 24 25, 256। तो यहाँ पे आएगा हमारा 256 इंटू इंटू, ध्यान से देखिए इधर, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। सर पक्का है कि 23 माइनस ही पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में। सुनिए ध्यान से, 16 से तो ये एक बार में कटेगा, 16 से ये एक बार में, और 16 16 4 20, 16 के टेबल में 96 कितने बार में आता है, 6 बार में, यानी कि 16 के टेबल में 96 आता है 6 बार में, यानी कि 16 आ गया इसका, 1/16 आ गया, 1/16। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, हाँ इतना तो आप पहले कर लो। इतना करने के बाद आपके सामने आ गया, अच्छा यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई आप 16 करोगे, है ना। चलो इसमें करना क्या है अब आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट उठाएंगे, नहीं नहीं सुनना ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना उसको हटाओगे तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज चलो सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन देखिए ध्यान से, 6 पॉइंट को हटाओगे 022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ पे 16 था यहाँ पे। अब इंटू आपने पॉइंट हटाया है तो 1 2 3 है, तो 1 0 2 0 3 0 हो गया। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे 3 0 है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना।
ठीक है। अब इसको यदि हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें पावर के ऊपर तो इसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा, केवल 10 का पावर 20 बचेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6022 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 16। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, इस 10 टू द पावर 20 को आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, वो जैसा है उसको वैसे रहने दो। 6022 को बस डिवाइड कर दो 16 से, ठीक है, कर दो, कितना आएगा देख लो। 6022 को डिवाइड करोगे आप 16 से, ठीक है। सुनिए, ये आपका काम है, आप इतना तो बता दिए हम, आपको करना क्या है, 6022 को डिवाइड करोगे 16 से, तो हो सकता है कि वो कुछ पॉइंट में आ जाए, तो मान लीजिए कि समथिंग कुछ भी आ गया, इंटू 10 टू द पावर 20 आप करोगे। क्या इतना सा डिवाइड आपसे नहीं हो सकता है? अब हो जाएगा, इतना छोड़ दें, तो इतना जो ये आएगा आपका, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल्स, ये आपका मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ये 10 टू द पावर 24 सॉरी 10 टू द पावर 20 रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा, केवल आपको 6022 को डिवाइड करना है 16 से बस, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर 8 लिखिए, सवाल नंबर 8 बोले, एक मिनट, हो गया, चलिए लिखिए सवाल नंबर 8। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स contained in a drop, contained in a drop, contained in a drop, drop, drop of water weighing, drop of water weighing, weighing, weighing 0.06 gram, weighing 0.06 ग्राम क्वेश्चन मार्क। इसको बनाए तो जरा, इसी फॉर्मूला से बनेगा, क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ग्राम 0.06 ग्राम क्वेश्चन मार्क, हो गया। बनाइए तो जरा इसको, इसी फॉर्मूला से बनेगा, सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बनाइए जल्दी। बनाइए, वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आएगा, हाँ वही तो निकालना है, निकाल के बताइए हमको। देखो, क्या ये जो हमने अभी तुरंत सवाल लिखाया है, क्या वो इस फॉर्मूला पे बन सकता है कि नहीं, पहले ये बताओ। बन सकता है, बाकी सब प्रोसेस आप सेम करोगे, ठीक है, चलो इसको करो। अब इसी के साथ मान लीजिए, चलिए उस वो वाला ना होमवर्क लिख लीजिए, एक हमने बता दिया आपको, उसी प्रकार से बनेगा, सेम टू सेम है, बस वैल्यू अलग अलग है, सेम बनेगा, उसको होमवर्क कर लीजिए SW। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान देने वाली बात, हाँ SW कर लो, उसको होमवर्क कर लीजिएगा आप, समय भी होने वाला है हमारा, ज्यादा ही हो गया है। देखो इसमें ना 4 चीज था हमारे सामने, 1 2 3 4, 4 चीज में से यदि कोई भी 3 चीज आपको मालूम है तो चौथा निकल जाएगा, है ना। बस आपको करना क्या, थोड़ा सा उलट फेट कर देना है, बस। हमेशा याद रखिएगा, जो सवाल में ग्राम दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, वो आपको क्या दिया हुआ हमेशा है, वो हमेशा क्या दिया हुआ है आपको, गिवन मास दिया हुआ है। हर बार सवाल में यदि कहीं पे ग्राम दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो गिवन मास दिया हुआ है। और मोलर मास आपको कैसे निकालना है, कि मान लो यदि कोई एटम है तो पहले उसको ग्राम में चेंज करो, तो वो कहलाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास, और यदि कोई मॉलिक्यूल है तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में चेंज करो, और चाहे हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों क्या कहलाता है,
मोलर मास कहलाता है। और उसको हम लोग कहाँ पे लिख देते हैं, नीचे में लिख देते हैं, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, वही हम लोग सीख चुके हैं ना। चलिए अब मेरे बात को पहले ध्यान से सुनिए, यहां तक में जो भी हम लोगों ने समझा है आज के क्लास में, कहीं पे किसी को कोई समस्या, बात समझ में आई है हर एक चीज, है ना। जो कॉपी में हमने लिखवाया है उसको घर पे आप जाके एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, है ना, हर एक चीज याद रहेगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोग भी इस चीज को समझे होंगे। कहीं पर भी मोल कॉन्सेप्ट में खास करके इसी में डाउट होता है, यदि किसी भी प्रकार के टॉपिक में कहीं पे किसी को डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और यहीं पे जो है हमारा ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से खत्म होता है, और अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।